भारत का संबंध नेपाल के साथ रोटी और बेटी का है। इसका मतलब है बहुत ही गहन संबंध है और नेपाल में जो कुछ भी अभी हुआ है पीछे रिसेंटली वो आप देख ही रहे हैं और उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि वहाँ के लोग राजशाही, एक तरफ लोग राजशाही चाह रहे हैं, एक तरफ लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वहाँ के लोगों को लोकतंत्र अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उसकी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं हमें। नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। भारत भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र कह सकते हैं हम, मेजोरिटी ज़रूर हिंदू हैं लेकिन कम्प्लीटली एक हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत। नेपाल है, जबकि नेपाल जो है वो छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था, सरदार थे। वहाँ के एक महाराजा हुए थे, पृथ्वी नारायण शाह नाम से महाराजा थे। वहाँ के महाराजा जो है वो जो महाराजा आए उस वक्त, उन्होंने सारे इलाकों को इकट्ठा किया और एक मजबूत राष्ट्र नेपाल का निर्माण किया। उन्होंने मॉडर्न आर्मी दी नेपाल को, उन्होंने सारी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, सब कुछ उनका राज बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसी बीच क्या हुआ, उसी बीच वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम है पुष्प कमल दहल, जिसका नाम है। चीन से प्रभावित लोग थे ये, और चीन में जिस तरीके से जो कम्युनिज्म, जो सक्सेस मिली है कम्युनिज्म को, उससे प्रभावित होकर के ये लोगों को कहते हैं कि एकदम बराबरी होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, लेकिन कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क। तो ये जो पुष्प कमल दहल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को इस तरीके से लोकतंत्र के लिए तैयार करते हैं और सत्ता हाथ में ले लेते हैं, लोकतंत्र सरकार का निर्माण कर लेते हैं। और जब ये लोग कम्युनिज्म के नाम पे सरकार में आते हैं तो सब कुछ पावर्स जो हैं वो इनके हाथ में आ जाती हैं। ये क्या कर देते हैं, भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। ये अपने बच्चों को जो है वो कोई इटली भेज दिया, फ्रांस भेज दिया, स्विट्ज़रलैंड भेज दिया, इस तरीके से अपने बच्चों को वहाँ पे भेज देते थे। और यहाँ पे ये लोग खुद खूब करप्शन करते थे। लोगों ने ये सब देखा। अभी 2008 तक वहाँ पे राजशाही ही थी, राजा ही था वहाँ पे। अब लोगों ने कुछ देखा यहाँ पे कि भाई ये तो मौज ले रहे हैं और हम यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब लोगों ने देखा तो एक लोगों का एक ऐसा समूह जो राजा को वापस से गद्दी पे बैठाना चाहता था, और राजशाही वर्सेस लोकतंत्र नेपाल के अंदर इस तरीके से ट्रेंड करने लग गया। और अभी ये जो भी था, लोग जो परेशान हो रहे थे नेपाल के अंदर, ये जो क्रांति हुई है, क्रांति जो है वो एक दिन में कभी नहीं होती है। क्रांति एक दिन का परिणाम नहीं होती है, क्रांति कई दशकों का परिणाम होती है। और ये तो सिर्फ 1-1.5 दशक की ही बात अभी ले रहे हैं हम, तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। क्रांति बहुत ही भयंकर होती है जब होती है तो, और बहुत कुछ लेकर चली जाती है लोगों से। तो लोगों के अंदर पहले से ही गुस्सा था, क्योंकि कोई भी काम, छोटा मोटा काम भी बिना रिश्वत के कर ही नहीं रहा था कोई भी। और लोग चाह रहे थे, कई लोग चाह रहे थे कि वापस से राजशाही चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ आ गया इनका खेल कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये चाइना से प्रभावित लोग थे। अब चाइना वाले क्या करते, अभी पीछे ही न्यूज़ आई थी, मैं आपको बता दूं कि चाइना ने नेपाल के 5 गांव पे अटैक किया और वहाँ पे गन पॉइंट पे लोगों को बोला, लोग इतने डरे हुए, लोग ज़मीन पे लेट गए थे और उनको गन पॉइंट पे बोला गया कि आज से तुम लोग चाइनीज़ हो और अगर आवाज़ निकाली तो ठोक दिए जाओगे। तो कैसे बहुत ही कम वक्त में नेपालीज लोग जो है वो, उनका सब कुछ चेंज हो गया, वो अपने आप को चाइनीज़ बोलने लग गए। अब जो लोकतंत्र, जो सरकार बैठी है, वो सवाल पूछे तो पूछे किससे आखिर, क्योंकि वो तो चीन से प्रभावित है सरकार। तो सरकार किसी से कोई सवाल ही नहीं पूछ रही है। तो लोगों को इस तरीके से जब पता चला कि ये सब कुछ तो सत्ता हड़पने के लिए हुआ था और सत्ता के नाम पे जो है वो इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो रोज़गार नहीं है नेपाल में। आपको बता दूं, बेरोज़गारी की दर इतनी ज़्यादा है नेपाल में, पूरे विश्व में कोई 1-2 देश में इनसे ज़्यादा बेरोज़गारी है बस।
इतना ज़्यादा इंडेक्स इनका नीचे है। तो एक चीज़ और है, लोग जो है वो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र से ही खुश रहें लोग। आप यूएई का एग्जाम्पल लेके देखो, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का, वहाँ पे शेख हैं